हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टारगेट एसएससी 2025 सीरीज़ का क्लास नंबर 31। इस सेशन में हम लोग GK/GS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे एज यू ऑल नो विद बेस्ट सोल्यूशन। बेस्ट सोल्यूशन इन द सेंस क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ साथ हम ऑप्शनल एनालिसिस भी करेंगे एंड आने वाले जो भी SSC, रेलवे एंड अदर एग्जामिनेशन है जिसमें भी GK/GS पूछा जाता है उसमें आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉमन बनने वाला है। अगर आपने मेरे साथ इस सीरीज़ को एंड तक देख लिया तो आपको GK/GS के लिए कुछ और करने का ज़रूरत नहीं है, बस आप इस सीरीज़ को एंड तक देख लीजिए एंड एग्ज़ाम देने चले जाइए, आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉमन बनने वाला है। एंड इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए देन आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है कम्पीट IQ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे देन प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो। एंड इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। As per Newland's octaves, which of the following has the same properties as sodium? सोडियम के जैसा सेम प्रॉपर्टी न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग किसका है? देन करेक्ट आंसर इज लिथियम का होता है सेम प्रॉपर्टी एज सोडियम एज पर न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। अभी ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स है क्या एंड ये प्रॉपर्टी कैसे सेम होता है, किस किस एलिमेंट का सेम होता है, ये हम लोग एक बार देख लेते हैं बिकॉज इससे क्वेश्चंस बनते हैं केमिस्ट्री के पार्ट से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लिथियम। न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स जो है ये दिया किसने था? देन ये जॉन न्यूलैंड ने दिया था इन द ईयर 1866। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट, जिन्होंने अरेंज किया था। तब तक जितने नॉन एलिमेंट्स थे, टोटल नॉन एलिमेंट्स 56 ही थे, वो 56 एलिमेंट्स जो इनको पता थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किया। अरेंज करने के बाद इन्होंने देखा कि जो सबसे लोअर एटॉमिक, इसमें जो हर 8 एलिमेंट होता है, एवरी 8 एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टीज़ मिल रहा था। जैसे कि ऑक्टेव होता है म्यूज़िक में, जो सारे गामा पादा निसा जो होता है उसी तरीके से फिर से सा में आ जाता है। तो एवरी 8 एलिमेंट हैड दी सेम प्रॉपर्टी सिमिलर टू दी फर्स्ट एंड इसी को ऑक्टेव जो म्यूज़िक में फाउंड होता है इस तरीके से उन्होंने कंपेयर किया एंड इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा गया। इसमें जो ऑक्टेव का लॉ था उसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था? लोएस्ट एटॉमिक मास वाला एलिमेंट था सबसे फर्स्ट, हाइड्रोजन, एंड एंडेड विथ थोरियम। थोरियम जो था 56 एलिमेंट था, हाईएस्ट एटॉमिक मास, इंक्रीज एटॉमिक मास में अरेंज किया था इन्होंने, दैट इज वाई। एंड न्यूलैंड ऑक्टेव के अकॉर्डिंग लिथियम एंड सोडियम का प्रॉपर्टी सेम है। एंड न्यूलैंड ऑक्टेव जो था इनके बहुत सारे लिमिटेशंस भी थे, जिसमें से एक लिमिटेशन ये था कि ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, दैट इज कैल्शियम तक। तो ये वाला प्रॉपर्टी जो है दैट इज एवरी 8 एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी, ये वाला फॉलो हो रहा था, लेकिन कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स थे उनमें ये फॉलो नहीं हो रहा था, तो इसको बाद में हटा दिया गया। देन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में जो एलिमेंट्स आते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। ये देखिए सा रे गा मा पा दा नी, देन अगेन बैक टू सा। तो एवरी 8 एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज़, इसीलिए इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा गया। एंड इसमें जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स थे उन्हें एक ही पार्ट में, एक ही कॉलम में रखा गया। जैसे कि हाइड्रोजन, फ्लोराइन, क्लोराइन, कोबाल्ट, निकल, ब्रोमाइन, इन सब का सेम प्रॉपर्टीज़ होगा। आपको सारे के सारे याद नहीं रखने हैं, पहले 3 इस तरीके से आप लोग याद रखते जाइए जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे कि सेकंड वाले में लिथियम सोडियम जो क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी बना है, ये वाला क्वेश्चन इन्हीं दोनों में है, इन दोनों का सेम प्रॉपर्टी रहता है। उसी तरीके से पोटेशियम का भी सेम प्रॉपर्टी रहेगा, कॉपर का भी सेम प्रॉपर्टी रहेगा, रुबिडियम का भी सेम प्रॉपर्टी। देन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक सेम प्रॉपर्टी, बोरॉन, एल्यूमिनियम सेम प्रॉपर्टी, देन कार्बन, सिलिकॉन सेम प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस सेम प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन सेम प्रॉपर्टी। तो इस तरीके, ऑक्सीजन, आयरन सेम प्रॉपर्टी। इस तरीके से आप लोग जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उन सबको याद कर लीजिए बिकॉज इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको मार्क्स सिक्योर करना है तो आप लोग को ये याद करना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कावेरी संक्रमणा इस अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। कावेरी संक्रमणा जो है ये फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर के मंथ में? देन कर्नाटका में रिवर कावेरी फॉल होता है, इसी में ये कावेरी संक्रमणा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? माना जाता है कि इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है विद द ओरिजिन ऑफ रिवर कावेरी। रिवर कावेरी के बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है एज दिस फेस्टिवल कावेरी संक्रमणा। करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं।
है इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, जो हर बार एग्जाम में एक भी हो, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनेगा ही, तो इसको आपको नहीं छोड़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में इंक्लूड करते हैं दशहरा, उगाडी, डेक्कन फेस्टिवल, ब्रह्मोत्सवम एट्सेट्रा। उगाडी जो है कर्नाटका में भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो एक बार आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर आंध्र प्रदेश मेंशन ना हो देन कर्नाटका विल ऑल्सो बी द करेक्ट आंसर। देन अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स बुरीबुट, म्योको, ड्री, पोंगटू, लोसार, मोपिन, मोपा। देन आसाम के अम्बुबाची मेला कहाँ पे होता है? देन गुवाहाटी में होता है। किस फेस्टिवल में, किस टेम्पल में? कामाख्या टेम्पल में 51 शक्तिपीठ जो है उसमें जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है देवी का, हर जून के महीने में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। बिसाइड्स किस रिवर में सिचुएटेड है? गुवाहाटी सिटी, देन ब्रह्मपुत्र रिवर। दिस आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देन भोगाली बिहू, बिहू 3 टाइप्स के होते हैं, भोगाली, रोंगाली, कोंगाली, जिसमें से भोगाली बिहू आसाम एंड बाकी दोनों भी आसाम। बैशागु कौन सा ट्राइब फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है ये? देन बोडो ट्राइब जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है। दिहिंग पटकाई आसाम। बिहार का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल छठ पूजा, बिहुला। छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल बस्टार दशहरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, आप लोग याद रखिए। देन गोवा सनबर्न फेस्टिवल, लडेन मंडो इंपॉर्टेंट है। गुजरात में नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ फेस्टिवल, उत्तरायण। हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रखादुमनी, गोची फेस्टिवल। गोची फेस्टिवल का इंपॉर्टेंस आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। देन हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है तीज फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल, हरियाणा। देन गुगा नवमी, गंगोर फेस्टिवल। जम्मू एंड कश्मीर का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल दोसमोचे, बहु मेला, ये पूछा गया है पिछली बार भी। चढ़ी, हरनवमी। देन झारखंड का करम उत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट। सहरुल, सोहराई, जवा, रोहिणी, तुशु, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो इंपॉर्टेंट है। देन कर्नाटका मैसूर दशहरा, उगाडी। देन केरला ओनम, विशु। विशु जो है केरला में न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को विशु सेलिब्रेट किया जाता है। देन मध्य प्रदेश में लोकरंग फेस्टिवल, लोकरंग उत्सव, ये पूछा गया है। तेजाजी खजुराहो फेस्टिवल। मेघालय का नोंगट्रेंग फेस्टिवल पूछा गया है। खासी फेस्टिवल, वांगला। देन महाराष्ट्र का गणेश उत्सव, गुडी पड़वा। गुडी पड़वा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन मणिपुर का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल चवंगकुट, सजीबू चेरोबा, यौशांग, पोराग। चवंगकुट इंपॉर्टेंट है। मिजोरम का चपचरकुट, मणिपुर का छवंगकुट। देन नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल दिसंबर के महीने में, दिसंबर 1 to 10 तक होता है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। देन महोत्सव फेस्टिवल इंटरनेशनल फेस्टिवल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट। महोत्सव फेस्टिवल उड़ीसा का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रथ यात्रा, राजा परवा, नुआखाई। नुआखाई जो है न्यू ईयर है। देन पंजाब का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल वैशाखी, लोहड़ी। देन राजस्थान का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल गणगौर, तीज, बूंदी। सिक्किम का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल लोसार। लोसार जो है ये तिब्बतियन न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जाता है। देन सागादावा इंपॉर्टेंट वन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तमिलनाडु का पोंगल, थाईपुसम, नत्यांजलि फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। पोंगल कितने दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है? एंड राजा बाली के इन्वेंट में पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है, कितने दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। देन त्रिपुरा का खर्ची पूजा, वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा। उत्तरांचल का गंगा दशहरा, एंड उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट फेस्टिवल गंगा महोत्सव, नवरात्रि, खिचड़ी। खिचड़ी फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में भी। देन रामनवमी। दिस आर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, यू शुड रिमेंबर ईच एंड एवरी, बिकॉज बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स हैं, ये सब तो कुछ भी नहीं है, इतने ज़्यादा फेस्टिवल्स है कि सब कुछ आप लोग याद भी नहीं कर सकते, बट द मेंशन वंस आर इंपॉर्टेंट वन, तो ये सभी फेस्टिवल्स तो आपको याद रखने ही रखने हैं। देन जो कावेरी संक्रमण हमने देखा था उसके एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रिवर कावेरी के बर्थ को सेलिब्रेट किया जाता है। रिवर कावेरी का ओरिजिन कहाँ पे होता है? ताल कावेरी, कोडागु, जो कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज कूर्ग डिस्ट्रिक्ट में फॉल होता है, वहीं पे कावेरी संक्रमण सेलिब्रेट किया जाता है। एंड रिवर कावेरी का ओरिजिनेट आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इस पीरियड में लिब्रा ज़ोडिएक साइन जो है वो सन एंटर करता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट एक बनता है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बट यू कैन रिमेंबर इट। कनी जो है ये कौन है? ये गॉडेस पार्वती की एक अवतार है, जिसकी एक इनकारनेशन है गॉडेस कावेरी, तो इंपॉर्टेंट वन कानी, गॉडेस पार्वती एंड एसोसिएटेड विद गॉडेस कावेरी, ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिए। कावेरी रिवर तालकावेरी ब्रह्मगिरी रेंज कूर्ग कर्नाटका में ओरिजिनेट होता है। कितना है इसका लेंथ? 800 किलोमीटर एंड टोटल ड्रेनेज एरिया 81,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसी में जो वेरियस इसके डेल्टास है, डेल्टास फॉर्म करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूटरीज, जब ये फॉल होते हैं तमिलनाडु में इन द बे ऑफ बंगाल, तमिलनाडु से होकर बे ऑफ बंगाल में जब गिरता है बहुत सारे डेल्टास फॉर्म करते हैं, जिस वजह से इसे गार्डन ऑफ साउदर्न इंडिया भी कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। कावेरी के 3 पार्ट्स है, 3 सेग्रीगेशन, वेस्टर्न घाट,
प्लेचू ऑफ मैसूर डेल्टा। एंड कावेरी में एक इंपॉर्टेंट फॉल शिवसमुद्रम फॉल। कौन से स्टेट में? कर्नाटका में। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, वन ऑफ द हाईएस्ट फॉल्स इन इंडिया। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी इंक्लूड हेमावती, अर्कावती, इंपॉर्टेंट वन। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में इंपॉर्टेंट है भवानी, नोइल, अमरावती। बाकी सब भी देख सकते हैं, बट दिस आर द इंपॉर्टेंट वंस। Which of the following comes in the category of plantation crop? Plantation crop के कैटेगरी में कौन सा फॉल होता है? Then correct answer इस क्वेश्चन का हो गया कॉफ़ी। कॉफ़ी फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कॉफ़ी। कॉफ़ी के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं कॉफ़ी बीन्स के, अराबिका, रोबस्टा, लिबरिका एंड एक्सेल्सा। ये चारों टाइप्स ऑफ कॉफ़ी बीन्स है, आप लोग याद रख सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉफ़ी का जीनस जो है ये फ्लावरिंग प्लांट है, किस फैमिली का? देन रुबिकिया फैमिली का। एंड कॉफ़ी जो है इंडिया में वेस्टर्न घाट में, जो कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में फॉल होता है, वहीं पे ज़्यादातर ग्रो किया जाता है ट्रेडिशनली फ्रॉम वेरी प्रीवियस टाइम। एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी कौन है? देन ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, अप्रोक्सीमेटली 40% प्रोड्यूस करता है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वियतनाम। इंडिया में लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? देन कर्नाटका, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 71% ऑफ कंट्रीज टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन। पोटैटो जो है ये एक रूट वेजिटेबल है, इसके आप प्लांट का नेम याद रख सकते हैं। ये एक स्टार्ची ट्यूबर है, रूट वेजिटेबल है। रूट वेजिटेबल इज़ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप कौन से होते हैं? देन विंटर के सीजन में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो होते हैं रबी क्रॉप। इंडो गैंगेटिक प्लेन में ऑलमोस्ट 85% पोटैटोज ग्रो किए जाते हैं। इंडो गैंगेटिक प्लेन दैट मीन्स बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन सब स्टेट्स में। देन उत्तर प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट है ऑफ इंडिया। चाइना जो है वो है लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसिंग कंट्री चाइना, लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया उत्तर प्रदेश। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हाउएवर डिफरेंट है, पोटैटो प्रोड्यूसिंग चाइना, लेकिन एक्सपोर्टर कौन है? नेदरलैंड। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। देन क्यूकम्बर दैट इज क्यूक्यूमिस सेटिवस, ये नेम है इसका साइंटिफिक नेम। ये भी एक जेड क्रॉप है। जेड क्रॉप कौन सा क्रॉप होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। देन मिलेट्स जो होते हैं वो प्राइमरीली खरीफ क्रॉप होते हैं। इंडिया जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ मिलेट। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड, देन इंडिया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग मिलेट स्टेट इंडिया के अंदर कौन सा है? देन राजस्थान। 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया गया था। इंडिया के रिक्वेस्ट में यूएन ने ये डिक्लेयर किया था। एंड 2025 का जो ईयर है यूनाइटेड नेशंस ने किसको डेडिकेट किया है? एंड 2025 का जो ईयर है यूनाइटेड नेशंस ने किसको डेडिकेट किया है? देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स को डेडिकेट किया है एज ईयर ऑफ 2025 बाय यूनाइटेड नेशन। थीम क्या है इस साल का? कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स दैट इज 2025। देन मेजर क्रॉप्स जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, फूड क्रॉप, कैश क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर। फूड क्रॉप क्या होते हैं? फूड क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जो फूड प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। ये इंक्लूड करते हैं राइस, मेज, व्हीट एट्सेट्रा। देन कैश क्रॉप क्या होते हैं? कैश क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जो कमर्शियली बेनिफिट देने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। एग्जाम्पल कॉटन, जूट, शुगर केन एट्सेट्रा। प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है? जो लार्ज स्केल एस्टेट में ही प्रोड्यूस किया जा सकता है वो होता है प्लांटेशन क्रॉप। एंड ये कैश क्रॉप में भी स्पेशलाइज होते हैं, जैसे कि टी, कॉफ़ी, कोकोनट, इन सब में बड़े बड़े एस्टेट्स चाहिए होते हैं, बहुत बड़े बड़े गार्डन्स चाहिए होते हैं, तो दिस आर प्लांटेशन क्रॉप। देन हॉर्टिकल्चर कौन से होते हैं? हॉर्टिकल्चर फूड मटेरियल के लिए ही एंड ब्यूटी एंड डेकोरेशन के लिए भी जो प्लांट्स उगाए जाते हैं वो होते हैं हॉर्टिकल्चर। एग्जाम्पल वेजिटेबल्स एट्सेट्रा। In which year was the State Bank of India created following the passage of the Imperial Bank of India into state ownership? State Bank of India कब एस्टेब्लिश हुआ था? यही इस क्वेश्चन का मीनिंग है। देन 1955 को एस्टेब्लिश हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में एक बैंक था प्रेसिडेंसी बैंक, जो बैंक ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास के मर्जिंग से बना था। ये जो प्रेसिडेंसी बैंक था इसको रीनेम किया गया था एज इम्पीरियल बैंक इन 1921 एंड ये 1921 में इम्पीरियल बैंक जो बना इसको फिर से रीनेम किया गया इन 1955 एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस तरीके से स्टेट बैंक का फॉर्मेशन हुआ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1955। 1921 में जो इम्पीरियल बैंक था जो मर्ज करके बना था 3 प्रेसिडेंसी बैंक दैट इज बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास का, उसको 1955 में रीनेम किया गया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एक मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है एंड इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। वर्ल्ड में कितने नंबर पे फॉल होता है? देन 43 नंबर पे फॉल होता है। एंड हेडक्वार्टर कौन सा है, किस स्टेट में फॉल होता है स्टेट बैंक का? देन मुंबई, महाराष्ट्र में। SBI का
का हेडक्वार्टर फॉल होता है। एंड 1955 में जब बना उससे पहले रिजर्व बैंक बना। रिजर्व बैंक कब बना? 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ। अप्रैल 1 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। एक्ट कब आया? 1934। फॉर्म कब हुआ? 1935। एंड उसके बाद ये कंट्री का सेंट्रल बैंक हो गया। लेकिन सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश होने से पहले कौन सा एक्ट करता था एज सेंट्रल बैंक? देन इंपीरियल बैंक एक्ट करता था एज सेंट्रल बैंक। Which of the following associations or organizations was founded by Jyotiba Phule? Jyotiba Phule founded which of the following organizations? Then following options में से correct answer is सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज was founded by Jyotiba Phule। किस साल में फाउंड किया गया था सत्यशोधक समाज? Then it was founded in the year 1873 on 24th of September। कहाँ पे फाउंड हुआ था? Then पुणे महाराष्ट्र में एस्टेब्लिश किया था ज्योतिबा फुले ने द ट्रूथ सीकर्स सोसाइटी, दैट इज सत्यशोधक समाज। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये जो पर्टिकुलर सोसाइटी था या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन था एक न्यूज़पेपर पब्लिश करता था। इस न्यूज़पेपर का नेम क्या था? दिनबंधु। दिनबंधु कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता था? देन ट्रूथ सीकर सोसाइटी और सत्यशोधक समाज। एंड सत्यशोधक समाज स्पेशली जो बैकवर्ड क्लासेस थे उनके अपलिफ्टमेंट में, वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट में वर्क करते थे। आर्य समाज कब एस्टेब्लिश हुआ? 1875 में एस्टेब्लिश किया गया बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज वॉज एस्टेब्लिश इन 1867 बाय आत्माराम पांडुरंग एंड ब्रह्मो समाज वॉज एस्टेब्लिश इन 1828 बाय राजा राम मोहन रॉय। देन ज्योतिबा फुले से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है कि ज्योतिबा फुले फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने स्कूल्स खोला था फॉर गर्ल्स इन इंडिया इन अगस्त 1848। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आप लोग याद रखिए। एंड ज्योतिबा फुले के एक इम्पॉर्टेंट बुक है दैट इज़ गुलामगिरी और स्लेवरी। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, बुक है, 1873 में पब्लिश किया गया था। इससे भी क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस ईयर में, तो इम्पॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड उनके ईयर्स एंड प्लेसेस एंड फाउंडर्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार देख लीजिए। आत्मीय सभा कब फाउंड हुआ था? 1815 कलकत्ता। किसने फाउंड किया था? राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्मो समाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1828 कलकत्ता। धर्म सभा फाउंडेड बाय राधाकांत देव इन 1829 कलकत्ता। ये कभी 1830 भी दे देगा ऑप्शन में, देन दैट विल बी ऑल्सो बी करेक्ट इफ 1829 इज नॉट मेंशन। देन तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 कलकत्ता में फाउंड किया गया। देन निरंकरीस, ये किसने फाउंड किया? दयाल दास, दरबारा सिंह, रतन चंद एट्सेट्रा 1840 पंजाब में। देन मानव धर्म सभा, ये किसने फाउंड किया था? दुर्गाराम मंचरम, सूरत 1844 में फाउंड किया। देन परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग 1849 बॉम्बे। नामधारीस राम सिंह 1857 पंजाब। नामधारीस इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पहले भी। देन राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम 1861 आगरा। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्मो समाज सिर्फ अगर दे ऑप्शन में देन राजा राम मोहन राय 1828 कलकत्ता, लेकिन ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया देन केशव चंद्र सेन 1866 कलकत्ता, इंपॉर्टेंट है। दर उल उलूम देवबंद 1866 में फाउंड हुआ बाय मौलाना हुसैन अहमद। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867 बॉम्बे। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 मुंबई। देन थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड बाय मैडम HP बलावत्स्की एंड कॉलोनल HS ऑलकट, इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। 1875 न्यूयॉर्क USA में फाउंड किया गया था। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी GG अगरकर 1884 पुणे। देन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस MG रानाडे 1887 बॉम्बे। देव समाज इंपॉर्टेंट शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 लाहौर। देन रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 बलूर। Then Servants of India Society, this is also important, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बॉम्बे, जिस ईयर में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। पूना सेवा सदन मिसेस रामाबाई रानाडे एंड GK देवधर 1909 पुणे में फाउंड किया। सोशल सर्विस लीग NM जोशी 1911 बॉम्बे। देन सेवा समिति HN कुंजरू 1914 इलाहाबाद। दिस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वंस, यू विल हैव टू रिमेंबर बिकॉज आपके पास ऑप्शन नहीं है। एक से अगर आप एक दो करके जाएंगे उनसे नहीं आ सकता है, सारे के सारे अगर ये इंपॉर्टेंट वंस करके जाएंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इसके बाहर तो नहीं जाएगा, तो आपको ये सब याद कर लेने हैं। हार्बीवोर्स फॉर्म द डैश ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। हार्बीवोर्स कौन सा लेवल फूड चेन में फॉर्म करता है? देन इट फॉर्म्स द सेकेंड लेवल इन द फूड चेन। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया सेकंड। एंड इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं रिगार्डिंग द ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक जो वर्ड है ये किससे डिराइव हुआ था? ये ट्रॉफ वर्ड से डिराइव हुआ था, जिसका मीनिंग क्या है? देन द मीनिंग इज नरिशमेंट। ईच स्टेप जो होता है फूड चेन में उसे ही ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। देन ट्रॉफिक लेवल जो है टोटल 4 लेवल्स हैं।
हर एक पार्ट में जिसमें डिफाइन किया जाता है ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम ग्रीन प्लांट दैट इज़ प्रोड्यूसर, जो लेवल 1 में पड़ता है, थ्रू अ सीरीज़ जो टॉप लेवल तक जाता है, दैट इज़ टॉपिक लेवल 4 तक जाता है, द टॉप कार्निवर्स। ये जो 4 लेवल्स है वो कौन से लेवल किसको रिप्रेजेंट करता है वो भी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स कौन रिप्रेजेंट करता है, ट्रॉफिक लेवल 1। हार्बीवर्स दैट इज़ प्राइमरी कंज्यूमर, ट्रॉफिक लेवल 2। कार्निवर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ट्रॉफिक लेवल 3। टॉप कार्निवर, टर्शियरी कंज्यूमर, ट्रॉफिक लेवल 4। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले आप ये देख सकते हैं जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं, ये पिक्चर में देख सकते हैं आप। हार्बीवर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, कार्निवर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कार्निवर, टर्शियरी कंज्यूमर, सॉयल डिकम्पोजर के ऊपर आता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, फोटोसिंथेसिस से जो अपना फूड प्रोड्यूस करता है दैट इज दे आर नोन एज प्रोड्यूसर, एंड ऑटोट्रॉफ इन्हें जाना जाता है। दिस आर इंपॉर्टेंट वंस। एनर्जी लेवल जो है वो अपवर्ड्स जब हम मूव करते हैं ट्रॉफिक लेवल में वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है, ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में होता है, इन दी फॉर्म ऑफ इट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फूड चेन दैट इज ग्रास को काउ ने खा लिया, काउ को देन अगेन टाइगर ने खा लिया, ये जो है इसे फूड चेन कहा जाता है। ये फूड चेन जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन एंड ड्यूटेरियस फूड चेन। ड्यूटेरियस फूड चेन से प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया, डीएफसी का फुल फॉर्म। डीएफसी का फुल फॉर्म क्या है, देन ड्यूटेरियस फूड चेन। एंड ग्रेजिंग फूड चेन क्या है, ये लिविंग फूड चेन, ये नॉन लिविंग फूड चेन। ये हम लोग समझेंगे। इससे पहले ये देख लेते हैं कि फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो वर्टिकली ड्रॉ करने पे उसे क्या कहा जाता है, इकोलॉजिकल पिरामिड। एंड पिरामिड जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, नंबर पिरामिड, एनर्जी पिरामिड एंड बायोमास पिरामिड, जिसमें सबसे नीचे होते हैं ऑटोट्रॉफ्स दैट इज बेस पे, एंड सबसे ऊपर होते हैं टॉप कार्निवर्स। नंबर्स पिरामिड क्या है, नाउ ये एक बार देख लेते हैं। नंबर्स पिरामिड रिप्रेजेंट करता है कितना नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है या तो फिर कितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है एक ट्रॉफिक लेवल में। एंड इस ये जो होता है जनरली अपराइट होता है, लेकिन कभी कभार इन्वर्टेड भी हो सकता है। शेप पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में कुछ पूछा गया था कि कौन सा टाइप ऑफ पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है। देन पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है, लेकिन नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास जनरली अपराइट होता है, इन्वर्टेड भी होता है। इन्वर्टेड किस केस में होता है, देन पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड होता है इन अ ट्री इकोसिस्टम। एग्जाम्पल है ये, याद रखिए, ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। एंड पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो एक्वेटिक जो होता है आपका, एक्वेटिक एंड इकोसिस्टम, उसमें पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास क्या रिप्रेजेंट करता है, देन टोटल वेट रिप्रेजेंट करता है या कैलोरी वैल्यू जो होता है। फॉर एग्जांपल सबसे नीचे जो घास फूस है उसका कितना वेट होगा एज कम्पेयर टू द कार्निवर्स, उसी को रिप्रेजेंट करता है पिरामिड ऑफ बायोमास। देन पिरामिड ऑफ एनर्जी, इससे इंपॉर्टेंट ये है कि एनर्जी फ्लो होता है जो ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स ऑलवेज अपराइट फ्लो होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसी को पिरामिड ऑफ एनर्जी कहा जाता है। जब एनर्जी फ्लो होता है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल तब अराउंड 90% लॉस होता है। एंड एनर्जी ट्रांसफ़र कितना होता है, 10% होता है। 90% लॉस हो जाता है, 10% ट्रांसफ़र होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा गया है, तो आप लोग ये याद रखिए। देन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग एक बार देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया कि ड्यूटेरियस फूड चेन एंड ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में एनर्जी सन से डिराइव किया जाता है, दैट इज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली सन से डिराइव करते हैं। बट ड्यूटेरियस फूड चेन में जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उससे, दैट इज़ ऑर्गेनिक मैटर से लिया जाता है एनर्जी, उनको कंज्यूम करके। इन्हीं का बेसिक डिफरेंस ये दोनों ही आप लोग याद रखिए। उसके बाद इतना ज़्यादा इन डेप्थ में जाने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इससे ज़्यादा इन डेप्थ में पूछा नहीं जाता है। देन ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं डेड ऑर्गेनिक फूड चेन एंड ग्रेजिंग फूड चेन का। गौतमीपुत्र सतकर्णी वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डैश एम्पायर इन द 2nd century CE। 2nd century CE में जो एम्पायर था, कौन सा एम्पायर था, देन सातवाहना एम्पायर था, उसके एक वेरी इंपॉर्टेंट रूलर थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो करेक्ट आंसर इज ही वॉज द रूलर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देन रिगार्डिंग गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में कौन से इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, देन गौतमी बालाश्री जो इनके मदर थी, इनके मदर का एक इंस्क्रिप्शन है नासिक प्रशस्ति। नासिक प्रशस्ति में गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में लिखा हुआ है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है कि नासिक प्रशस्ति कौन से डायनेस्टी के साथ एसोसिएटेड है, देन करेक्ट आंसर विल बी सातवाहना डायनेस्टी।
सातवाहना डायनेस्टी जो है प्रेजेंट है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन सब रीजन में कंप्राइज करता था ये किंगडम। जो फाउंडर कौन थे सातवाहना डायनेस्टी के? देन सिमुका वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। डायनेस्टी का कैपिटल कौन कौन सा था? देन प्रतिष्ठान, पैठान एंड अमरावती, धरणिकोटा, 2 कैपिटल्स थे सातवाहना डायनेस्टी के। ये 2 कैपिटल्स आप लोग याद रखिए, पूछा जाता है। एंड फाउंडर सिमुका। देन लेट अस कम टू चेरा डायनेस्टी। चेरा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? चेरा डायनेस्टी का फाउंडर था उथियान चेराला थन, या तो फिर इन्हें उद्यान गेरल भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। देन सबसे ग्रेटेस्ट चेरा किंग जो थे वो थे सेंकुत्तुवन। सेंकुत्तुवन वाज आल्सो नोन एज रेड चेरा, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देन फाउंडर ऑफ पट्टनिकल कौन है? देन सेंकुत्तुवन, दैट इज रेड चेरा फाउंडेड द पट्टनिकल। पट्टनिकल क्या है? गॉडेस ऑफ चैस्टिटी, दैट इज कन्नगी को वर्शिप करने वाला एक पूजा है, ये इसी को कहा जाता है पट्टनिकल। किसने फाउंड किया था? सेंकुत्तुवन। एंड डायनेस्टी भी याद रखिए, चेरा डायनेस्टी। कैपिटल कौन सा था चेरास का? कहाँ पे था? देन वज्जी, एंड इसे कभी कभार ऑप्शन में करूर भी दिया जा सकता है, तो वज्जी करूर वॉज द कैपिटल ऑफ चेरास। देन लेट अस कम टू राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में किस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है? फर्स्ट नोन राष्ट्रकूटा इंस्क्रिप्शन वाज द 7th सेंचुरी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन डिटेलिंग द रूल। इन्होंने कहाँ से रूल किया था? मनपुरा, द सिटी इन सेंट्रल और वेस्ट इंडिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एंड इंस्क्रिप्शन 7th सेंचुरी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। राष्ट्रकूटास ने कितने सालों के लिए रूल किया था? 64 ईयर्स के लिए रूल किया था। फाउंड किसने किया था इस डायनेस्टी को? देन दंतिवर्मन और दंती दुर्गा। ही ओवरथ्रू चालुक्यन किंग कीर्तिवर्मन सेकंड। कीर्तिवर्मन सेकंड दैट इज चालुक्य किंग को इन्होंने हरा के ओवरथ्रो करके दंती दुर्गा ने, दैट इज दंतिवर्मन ने, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को फाउंड किया था। सबसे ग्रेटेस्ट किंग कौन था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का? देन अमोघवर्षा फर्स्ट, दैट इज अमोघवर्षा नृपतुंगा फर्स्ट वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। अमोघवर्षा जो थे इनका एक इंपॉर्टेंट राइटिंग है, इंपॉर्टेंट राइटिंग का नेम है कविराजा मार्ग। कविराजा मार्ग इज एन इंपॉर्टेंट राइटिंग ऑफ अमोघवर्षा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कृष्णा थर्ड जो थे ये कन्नड़ा जाने जाते थे इन कनाडा। कनाडा में कृष्णा थर्ड को ही कनाडा जाना जाता था। ही वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ऑफ मान्यखेड़ा। मान्यखेड़ा क्या है? मान्यखेड़ा वॉज द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, याद रखिए। एंड जो कृष्णा थर्ड थे उन्होंने, ये एक चालुक्य किंग थे कृष्णा थर्ड। अगेन चालुक्य किंग ने फिर से राष्ट्रकूटास को हरा दिया। राष्ट्रकूटास ने चालुक्यास को हरा के ही अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया। देन अगेन चालुक्यास और वटापी ने राष्ट्रकूटास को हरा के उनका अपना एस्टेब्लिश कर दिया फिर से चालुक्य किंगडम। चालुक्य किंग कृष्णा थर्ड दैट इज तैला सेकेंड ने ओवरथ्रो किया राष्ट्रकूटा किंगडम को। राष्ट्रकूटा किंगडम के इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज दे आर फेमस फॉर रॉक कट टेम्पल। रॉक कट टेम्पल में सबसे फेमस टेम्पल है कैलाश टेम्पल एट एलोरा महाराष्ट्र। किस डायनेस्टी ने बनाया था, बिल्ड किया था? देन राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। दिस आर्किटेक्चरल साइट दैट इज कैलाश टेम्पल एट एलोरा इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी को चोलामंडलम भी कहा जाता है। एंड चोलामंडलम जो चोला डायनेस्टी का किंगडम है, इसी से मॉडर्न नेम कोरोमंडल कोस्ट आया है। तो कोरोमंडल कोस्ट किस से डिराइव हुआ है? चोलामंडलम से डिराइव हुआ है। ये किंगडम जो था ये पांड्यन किंगडम के नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड था बिटवीन 2 रिवर्स, पेन्नर एंड वेलर रिवर्स। द चोला डायनेस्टी वेरी इंपॉर्टेंट। चोला डायनेस्टी अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था जब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एस्टेब्लिश हुआ, तो क्वेश्चंस बनने के चांसेस है, आप लोग ध्यान दीजिए। ये तमिलनाडु का एक डायनेस्टी था एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिए। फाउंड किसने किया था चोला डायनेस्टी को? देन विजयलया चोला वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। एंड ओरिजिनली ये फेडरल लॉर्ड्स थे, फेडरेटरीज थे, किसके? पल्लव डायनेस्टी के। चोलास का कैपिटल कौन सा था? चोलास का कैपिटल था उरैयूर, दैट इज मॉडर्न तिरुचिरापल्ली। ये तिरुचिरापल्ली ये सिटी जो है बहुत ही फेमस है कॉटन ट्रेड के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। earliest known Chola king कौन थे? Then Elara was the earliest known Chola king. He conquered Sri Lanka and ruled it for 50 years. Which Chola king conquered Sri Lanka? Then Elara. Greatest king कौन थे? Karikala. He is the man with chair leg. Important point. He founded Puhar. कावेरीपट्टनम सिटी जो है वो किसने फाउंड किया था? करिकाला, दैट इज मैन ऑफ चेयर लेग ऑफ चोला डायनेस्टी फाउंडेड पुहर, दैट इज कावेरीपट्टनम एंड कंस्ट्रक्टेड 160 किलोमीटर लॉन्ग एम्बैंकमेंट अलोंग द कावेरी रिवर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
डैम कंस्ट्रक्ट किया था चोला डायनेस्टी ने। देन करिकाला का मिलिट्री सक्सेस इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बैटल ऑफ वेन्नी किस डायनेस्टी के साथ एसोसिएटेड है या तो फिर किस किंग के साथ, करिकाला द चोला किंग। राजा फर्स्ट के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही कंस्ट्रक्टेड और ही एस्टेब्लिश द बृहदेश्वरा टेम्पल इन तंजावुर तमिलनाडु। राजा फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद रखिए। राजेंद्र चोला फर्स्ट ने न्यू कैपिटल बिल्ड किया था एट गोंगाईकोंडा चोलापुरम, एंड गोंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल जो ये किसने बिल्ड किया था, राजेंद्र चोला फर्स्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। Who established International Society for Krishna Consciousness? International Society for Krishna Consciousness, that is ISKCON को establish किसने किया था? Then ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, he is the personality, that is Bhaktivedanta Swami Prabhupada established the ISKCON. Correct answer is Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Then ISKCON was established by Bhaktivedanta Swami Prabhupada in New York City in the year 1966. New York City 1966 ISKCON establish हुआ था. Then come to चैतन्य महाप्रभु, ये कौन थे? ये एक भक्ति सेंट थे जिन्होंने वैष्णविज्म के मूवमेंट को स्प्रेड किया था इन बंगाल। ये कृष्ण को वर्शिप करते थे, लॉर्ड कृष्ण को, विद भजन कीर्तन एंड डांस। भजन कीर्तन एंड डांस, ये पॉइंट याद रखिए, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। एंड ही इज कंसिडर्ड द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ वेदांतिक फिलोसॉफी ऑफ अचिंत्य भेदा अभेदा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन रामकृष्ण कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। हिज ओरिजिनल नेम वाज गदाधर चट्टोपाध्याय और रामकृष्ण चट्टोपाध्याय। ओरिजिनल नेम पूछा जाएगा गदाधर चट्टोपाध्याय, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, याद रखिए। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ गॉडेस काली एंड स्वामी विवेकानंद वॉज हिज फर्स्ट डिसाइपल। ही फाउंड रामकृष्ण मिशन इन्हीं के नाम पे है, रामकृष्ण चट्टोपाध्याय के नाम पे ही है। रामकृष्ण मिशन किसने फाउंड किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने फाउंड किया था। ये मिशन किस साल में? 1897 में फाउंड किया था, कलकत्ता के बेलूर शहर में। कुछ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस देख लेते हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। इट इंक्लूड्स यूनाइटेड नेशन, कब एस्टेब्लिश हुआ? 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश्ड इन 1945, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए। ये देखिए, ये एस्टेब्लिश क्यों हुआ, ये पॉइंट्स आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके खुद देख लीजिएगा। बट एस्टेब्लिशमेंट ईयर एंड हेडक्वार्टर जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को अभी बता दे रही हूँ। एंड आपको अगर कैसे एस्टेब्लिश हुआ वो देखना है तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिए। इसको गो थ्रू करेंगे तो इससे से आपका क्वेश्चन बन जाएगा रिगार्डिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। Then International Monetary Fund established in 1945, headquarter Washington DC, USA. United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, that is UNESCO, established in 1946, headquarter Paris, France. Then SARC कब एस्टेब्लिश हुआ? 1945 में एस्टेब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। मेंबर्स कौन कौन से हैं SARC के? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। 8 मेंबर्स है टोटल। देन बिम्स्टेक, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, that is BIMSTEC, कब एस्टेब्लिश हुआ? 1997। इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार। देन ब्रिक्स कौन से हैं? ब्रिक्स नेशन, 5 नेशंस के एस्टेब्लिशमेंट को सबसे पहले ये ब्रिक था, देन 2011 में साउथ अफ्रीका ऐड होके ये ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स के मेंबर कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। एंड रिसेंटली 5 मेंबर्स और ऐड हुए हैं एंड टोटल 10 मेंबर्स है। रेस्ट जो 5 मेंबर्स है वो करंट अफेयर्स से में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन 5 मेंबर्स को आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपका होमवर्क है एंड आपका रिवीजन भी होगा एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मिस मत कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ब्रिक्स के अदर 5 मेंबर्स। ऑलरेडी 5 मेंबर्स मैंने बता दिए हैं। ये ब्रिक्स कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WHO, established 1948, हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 1997, हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, established 1957, हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया। कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT, established 1996, हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट याद रख सकते हैं आप लोग। देन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, इंपॉर्टेंट है, 1967, established जेनेवा, स्विट्जरलैंड, हेडक्वार्टर। देन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ITU, established 1865, हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, established 1874, हेडक्वार्टर बर्न, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, established 1995, जनवरी 1, हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, established 1919, हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड।
यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO established 1957, headquarter Madrid, Spain. इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा, established 1944. Then Food and Agriculture Organization that of the United Nations, that is FAO, established 1945, headquarter Rome, Italy, important है. International Maritime Organization established 1948, headquarter London, Britain. World Meteorological Organization established 1948, headquarter Geneva, Switzerland. United Nations Industrial Development Organization UNIDO established 1966, headquarter Vienna, Austria. International Fund for Agricultural Development IFAD established 1976, headquarter Rome, Italy. Organization for the Prohibition of Chemical Weapons OPCW, headquarter The Hague, Netherlands, and establishment year 1997. ये सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इनके एस्टेब्लिशमेंट्स एंड हेडक्वार्टर्स आप लोग याद रखना. व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड GDP when compared in terms of purchasing power parity as on 2025 के अकॉर्डिंग purchasing power parity के हिसाब से जब कंपेयर किया जाता है इंडिया के GDP को, तो इंडिया का रैंक कितना है? देन इंडिया रैंक्स थर्ड इन टर्म्स ऑफ परचेस पावर पैरिटी. हाउएवर इंडियाज इकोनॉमी इज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एज पर नॉमिनल, लेकिन परचेस पावर पैरिटी के हिसाब से ये थर्ड रैंक में है एंड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है. 2025 के एंड तक ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है, फोरकास्ट किया जा रहा है कि ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, सरपास कर देगा जापान को. दैट इज आवर इंडियन इकोनॉमी. राइट नाउ इट इज़ 5th एंड अकॉर्डिंग टू परचेस पावर पैरिटी इट इज़ 3rd. देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सा है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी इज द यूनाइटेड स्टेट्स USA. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी सेकंड में है चाइना, थर्ड जापान, फोर्थ जर्मनी एंड ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 4th को सरपास करके इंडिया 4th बन जाएगा इन द बाय द एंड ऑफ 2025. वेल्दिएस्ट कंट्री, ये मोस्ट पावरफुल एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है. वेल्दिएस्ट कंट्री, सबसे रिचेस्ट कंट्री कौन सा है एज ऑफ 2025? लग्जमबर्ग. पहले भी था, इस साल भी लग्जमबर्ग ही रहा वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री. वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल GDP, इंडिया नॉमिनल GDP के हिसाब से वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड PPP के हिसाब से 3rd. देन परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है? एक कंट्री का परचेसिंग पावर कितना है उस करेंसी का. अब कोई भी कंट्री हो, उस कंट्री के करेंसी का परचेसिंग पावर कितना है अगेंस्ट दी वेरियस इंटरनेशनल नेशंस, उसी को कहा जाता है परचेसिंग पावर पैरिटी, दैट इज PPP. इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है? करंट प्राइसेस में 1,72,000 है. 1,70,000 अप्रोक्सीमेट आप लोग याद रखिए. एंड कांस्टेंट प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइस दैट इज बेस ईयर किसको माना जाता है? 2011-12 के प्राइस को. कांस्टेंट प्राइस किस ईयर के प्राइस को माना जाता है? 2011-12. इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए. उसमें उसके अकॉर्डिंग 98,000 है अप्रोक्सीमेटली. एंड 2023 से कितना इंक्रीज़ हुआ है? 2024 से 23 तक, दैट इज़ 10 सालों में कितना इंक्रीज़ हुआ है? 35% इंक्रीज़ हुआ है. रियल GDP के हिसाब से इंडिया कितना ग्रो किया है? इट इज़ एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 6.4% इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25. ये ग्रोथ रेट GDP का याद रखिए, रियल GDP का 6.4%. एंड नॉमिनल GDP के हिसाब से इंडिया का 5th रैंक है एंड GDP कितना है इंडिया का? देन इट इज़ 4.2 ट्रिलियन के अराउंड. The Cabinet Committee on Economic Affairs increased the minimum support price MSP of cotton long staple to rupees dash as per quintal for the marketing season as of 2024-25. 2024-25 में एक क्विंटल का प्राइस कितना है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ कॉटन, लॉन्ग स्टेपल कॉटन का कितना है? देन इट इज़ 7,521. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया 7521. इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट MSPs देख लेते हैं, बिकॉज MSPs तो सबके सब आपको याद नहीं रह सकते. सब इंपॉर्टेंट इंक्लूड्स पैडी. पैडी में जो राइस का प्राइस है दैट इज़ पैडी का 2320 ग्रेड ए. 2300 ये पॉइंट आप लोग याद रखिए. देन हाइब्रिड जोअर का 3300 के अराउंड आप लोग याद रखिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. मेज इज इंपॉर्टेंट वंस 2225. देन द पल्सेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. पल्सेस सेक्शन मेंशन नहीं किया गया है. PIB के डाटा के अकॉर्डिंग दिस आर दी मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस. मूंग दाल का कितना है? 8682. देन बाजरा का कितना है? 2625. इंपॉर्टेंट क्रॉप्स. ऑयल सीड्स का कितना है? इंपॉर्टेंट है, ये मेंशन. देन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, ग्राउंडनट का कितना है? 6783. सोयाबीन का कितना है? येलो सोयाबीन 4892. कॉमर्शियल
कॉटन में से ये कॉमर्शियल क्रॉप्स के अंडर आते हैं। कॉटन का कितना है, मीडियम स्टेपल 7121, लॉन्गर स्टेपल 7521, यही पूछा गया था, आप लोग को याद रखना है यही सब बिकॉज इंपॉर्टेंट है। एंड ये PIV के डाटा के अकॉर्डिंग यही सब है। इन सब को अगर आप लोगों ने याद रख लिया तो इस सेक्शन से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। यूजुअली बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है ये क्वेश्चन, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको फुल मार्क्स सिक्योर करने हैं तो आप लोग को ये सब करना पड़ेगा। देन इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो देन लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में मैक्सिमम शेयर करें एंड कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ थैंक यू।